So today we are going to discuss about next topic from your biomolecules chapters, and yesterday we have discussed about amino acids. That amino acids are the type of biomicromolecules. So today we are going to discuss about lipids. That is, lipids are also biomolecules, but strictly they are biomolecules, but they come in category of biomacromolecule also. We will discuss about it later, but now we are going to discuss just as a lipids are biomicromolecule. ओके सो अगर हम बात करें कि लिपिड्स जनरली होते क्या हैं, सो दे आर वाटर इनसॉल्युबल. यू कैन सी हेयर वाटर इनसॉल्युबल मीन्स जो वाटर में मिक्स ना हो. अगर हम इनको वाटर में मिक्स करने की कोशिश करें, आपने देखा है ऑयल हैं, फैट हैं, ये सारी चीज़ें वाटर में मिक्स नहीं हो सकते हैं. सो दे आर वाटर इनसॉल्युबल. और नॉर्मली अगर इनकी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इनके अंदर सी होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, बट ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो लेस होती है. ठीक है. सो लिपिड्स क्या हैं, जनरली फैटी एसिड्स होते हैं, और जैसे कि आपने देख रखा है ये वाटर इनसॉल्युबल है. उसके अलावा अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ लिपिड्स, सो 3 तरीके के होते हैं. फर्स्ट इज सिंपल लिपिड्स, जिनकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल होती है. कंपाउंड लिपिड्स, जो कि काफ़ी मिक्सिंग होने के बाद बनाए जाते हैं. कंपाउंड लिपिड वो होंगे जिसमें काफ़ी सारे लिपिड इसमें मिक्स किए जाएंगे तो वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेंगे, जिसको कंपाउंड लिपिड बोलते हैं. एंड डिराइव्ड लिपिड्स का मतलब ये है कि ये लिपिड ही होते हैं, लेकिन किसी दूसरे लिपिड की वजह से ये बनते हैं, उनकी वजह से डिराइव होते हैं. सो इसलिए हम इनको बोलते हैं डिराइव्ड लिपिड्स. सो सबसे पहला आता है हमारा सिंपल लिपिड. तो सिंपल लिपिड क्या है, दे आर फॉर्म्ड ऑफ फैटी एसिड्स एंड एल्कोहल. लाइक जैसे कि ग्लिसरॉल होता है, ग्लिसरॉल. ठीक है. यानी अगर फैटी एसिड की बात हो, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है लिपिड्स जनरली फैटी एसिड्स ही होती हैं, तो अगर मैं बात करूं कैसे ये बनेंगे, सिंपल लिपिड्स जो होते हैं वो फैटी एसिड्स एंड एल्कोहल से मिलकर बने होते हैं. यानी कि फैटी एसिड मतलब कि एसिड प्लस एल्कोहल, इन दोनों को अगर आप मिक्स कर लें तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन. एस्टेरिफिकेशन जो कि आगे आने वाला है, एस्टेरिफिकेशन. एस्टेरिफिकेशन का मतलब है कि जब एसिड्स एंड अल्कोहल को मिक्स करते हैं तो इस प्रोसेस को तो कुछ नई चीज़ बनने वाली है. ठीक है. सो जैसे एसिड्स एंड अल्कोहल को अगर मिलाएंगे तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा ग्लिसरॉल. और जहाँ पर भी अगर लास्ट में ओल वर्ड यूज़ हो जाता है, दैट्स मीन कि वो अल्कोहल से बना हुई कोई चीज़ है ना. ओल की आवाज़ निकल के आ रही है, अल्कोहल, अल्कोहल. सो ग्लिसरॉल इज़ एग्जाम्पल ऑफ फैटी एसिड. सिंपल लिपिड्स होते हैं जो कि फैटी एसिड और अल्कोहल से मिलकर बना होता है. दूसरा, अगर हम इनके फंक्शनल्स ग्रुप की बात करें, केमिकल स्ट्रक्चर्स की बात करें, तो फैटी एसिड्स के जो हैं ये लिपिड्स जो हैं, इनमें हाइड्रोकार्बन चेन होती है, यानी हाइड्रोजन की और कार्बन की बनी हुई एक चेन, CHHC जुड़ते रहते हैं इसमें. और उसमें एक R ग्रुप भी होता है, वेरिएबल ग्रुप. ठीक है. जो कि एंड करता है, एंडिंग विच इज़ एंडिंग एट COOH ग्रुप पर जाके. ठीक है. सो RCOH हम इसको बोल सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखें, पोमेटिक एसिड यहाँ लिखा हुआ है. सो पोमेटिक एसिड में ये जितने भी चेन है आपको दिख रही है, इसमें CH ये आपको दिख रही होगी हाइड्रोकार्बन. लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ एंड पोर्शन की, सो एंडिंग पोर्शन है इसका ये वाला, और ये वाला भी है. यहाँ पर है COOH और यहाँ पर एंड हो रहा है CH3. एक कार्बन से 3 H जुड़े हुए हैं तो CH3. ठीक है. सो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि ये हाइड्रोकार्बन चेन होती है फैटी एसिड्स की. उसके साथ साथ इसमें COOH ग्रुप भी ऐड होता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर पोमेटिक एसिड की बात करें और अगर इसमें कार्बन नंबर की बात करें, तो ये कार्बन नंबर आपके 1 से लेके 19 तक कार्बन फैल सकते हैं. यानी यहाँ पर 20 लिखा है, मैं आपको बताऊँगा. सो 1 से लेके 19 तक नंबर ऑफ कार्बन की चेन 19 तक जा सकती है. यानी कुछ फैटी एसिड ऐसे जिसमें सिर्फ एक ही कार्बन होगा, लेकिन कुछ फैटी एसिड ऐसे जिसमें कि लगभग 20 तक कार्बन जा सकते हैं. वैसे 19 सही है, क्योंकि 20 हम उसको भी जोड़ लेते हैं जो फंक्शनल ग्रुप है उसका कार्बन भी, इसलिए वो 20 हो जाते हैं. सो पोमेटिक एसिड में 16 कार्बन होते हैं. आप फॉर्मूले में देख सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला ये वाला ये रहा यहाँ पर, जिसमें CH3 है, ये रहा CH3.
जिसमें COH है, ये रहा हमारा COH पॉमेटिक एसिड का, और जो बीच के हैं CH2 14 हैं, तो ये जो बीच में लगे हुए हैं ये सारे आपके हो जाएंगे 14। तो टोटल नंबर ऑफ़ कार्बन हो जाएंगे हमारे सभी को अगर हम ऐड कर लें, फंक्शन ग्रुप को भी ऐड करके इसको भी इनको भी, तो हो जाएंगे 16। नंबर ऑफ़ कार्बन है 60। तो पॉमेटिक एसिड में 16 कार्बन हो सकते हैं फैटी एसिड में। ऐसे ही अगर मैं दूसरे की बात करूँ एराकिडोनिक एसिड की, तो उसमें लगभग 20 कार्बन्स वहाँ पर देखने को मिलते हैं, इंक्लूडिंग COOH ग्रुप। यानी COH को भी काउंट करने के बाद 20 कार्बन वहाँ पर हो जाएंगे। लेकिन अगर COH को कार्बन को ऐड ना करें, इसको अगर हम ऐड ना करें इस एराकिडोनिक में, तो वो 19 ही रह जाएंगे। जैसे कि इसमें 16 है, अगर इसको हम हटा दें तो 15 ही रह जाएंगे पॉमेटिक एसिड में। सो ये है सिंपल लिपिड्स के स्ट्रक्चर्स। अगर हम बात करें लिपिड्स के टाइप्स की, तो दो तरीके के लिपिड्स होते हैं, एक है सैचुरेटेड, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। आपने सुना भी है अनसैचुरेटेड फैट्स, सैचुरेटेड फैट्स, तो वहीं से ये टर्म ली गई है। सैचुरेटेड फैट्स क्या होती हैं? सो वो जिनके अंदर ऐसी फैटी एसिड्स जिनके अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही होगा, ठीक है, उनको हम बोलते हैं सैचुरेटेड। लेकिन जिनके अंदर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और मोर भी हो सकते हैं। मोस्टली यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा दिखाई देते हैं। वैसे 1 भी हो सकता है, लेकिन सैचुरेटेड में सिर्फ 1 ही होता है, बाकी कोई और नहीं होता है। अनसैचुरेटेड में हमारे 1 भी हो सकता है, 2 तो होता ही है, और 3 सबसे ज़्यादा हमें 2 और 2 से ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएंगे अनसैचुरेटेड फैट्स। बात करें एग्जांपल की, तो पॉमेटिक एसिड इज़ ए सैचुरेटेड फैटी एसिड, और अगर हम एराकिडोनिक एसिड की बात करें या ओलिक एसिड की बात करें, तो ये हो जाएगा हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर्स की, क्योंकि आगे हमारे और भी स्ट्रक्चर्स आएंगी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड की भी, जैसे मेल्टिंग पॉइंट के बेस पर हम करने वाले हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो अगर मैं सैचुरेटेड की एग्जांपल की बात करूं, तो वो है जैसे कि हमारे फैट्स होती हैं, घी हो गया है हमारा, ठीक है, और कोकोनट ऑयल हो गया है, जो कि वो भी आपको पता है वो भी सैचुरेटेड होता है, जम जाता है। तो जनरली जो सैचुरेटेड फैट होती हैं उनके जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, लेकिन अनसैचुरेटेड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। तो इसमें आप लिख लेंगे लो मेल्टिंग पॉइंट, और इनका होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट। आपने देखा भी है कि जो घी होता है उसको थोड़ा गर्म करने के बाद वो पिघलता है, तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, जब वो मेल्ट कब होगा, ऐसा पॉइंट जब वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो नॉर्मली हमारा जो घी होगा वो 25 से ऊपर का जो टेम्परेचर है उस पर जाकर ही वो पिघलने लगता है। तो वो होता है एग्जांपल सैचुरेटेड फैट का, यानी उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो थोड़ा हाई होता है कंपेयर टू अनसैचुरेटेड फैट्स। लेकिन अगर अनसैचुरेटेड की बात करूँ, जैसे कि हमारे वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, जैसे सनफ्लावर ऑयल हो गया हमारा, जिंजर ऑयल हो गया हमारे नॉर्मली जो वेजिटेबल वाले ये ऑयल, मस्टर्ड ऑयल हो गए, सारे जितने भी ऑयल है हमारे ये यूज़ करते हैं, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होता है, ठीक है, यानी बहुत कम टेम्परेचर में भी ये पिघले हुए ही होते हैं। सो आपने देख रखे हैं जितने भी प्लांट से मिलने वाले ऑयल हैं वो सारे आपके, या फिश से भी जो ऑयल मिलता है वो भी हमारा अनसैचुरेटेड होता है। और जनरली अनसैचुरेटेड फैट ज़्यादा अच्छी होती है बॉडी के लिए, क्योंकि अनसैचुरेटेड फैट जो होती हैं वो बनाती हैं हमारे बॉडी के अंदर जाके कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने का काम करती हैं, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन करने का काम, बैलेंस बनाने का काम। लेकिन सैचुरेटेड फैट अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारे बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं, वो बैलेंस नहीं करती, मेंटेन नहीं करती, वो बढ़ाती रहती हैं। और अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाता है तो उसकी वजह से हार्ट्स की जो बीमारियां हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं चांसेस। तो ये थे हमारे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट्स। बात करें कुछ एक सिंपल स्ट्रक्चर बिल्कुल, जो कि लिपिड है, जो कि हमारा ग्लिसरॉल है, जो कि एस्टेरिफिकेशन के बाद बना था। फैटी एसिड को जब अल्कोहल से मिलाया था तो ग्लिसरॉल बना था। तो उसकी सबसे, यानी कि ये सबसे सिंपलेस्ट हमारा फैटी एसिड है, या सबसे सिंपलेस्ट हमारा लिपिड होता है। देखो कितनी सिंपल इसके स्ट्रक्चर है, सारे सिंगल बॉन्ड यूज़ हुए हैं इसके अंदर। सी कितने हैं यहाँ पर, 3 सी हैं, 1 1 2 3 सी है। तो 3 सी की वजह से हम इसमें प्रोपेन यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका केमिकली IUPAC जो केमिस्ट्री में एक टर्म यूज़ होती है, इसके अकॉर्डिंग एक इंटरनेशनल कमेटी है जिसके अकॉर्डिंग हम नाम लिखते हैं केमिकली। तो 3 सी है, तो 3 सी के लिए जैसे 1 सी है तो हम यूज़ करते हैं मेथ, 2 सी है तो हम यूज़ करते हैं एथ, 3 सी है यानी 3 कार्बन है
तो हम यूज़ करते हैं प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, ऐसे सो वन हम यूज़ करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर 3 कार्बन है तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे प्रोप। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सिंगल ही बॉन्ड है, जब भी सिंगल बॉन्ड आता है स्ट्रक्चर्स में, सिंगल बॉन्ड यानी एक ही बॉन्ड, तो हम यूज़ करते हैं जो भी हमारे कार्बन है उसके आगे यूज़ कर लेते हैं एन, अगर एक ही बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड होता कहीं पर यहाँ लगा हुआ, जैसे कि डबल बॉन्ड है ये, तो डबल बॉन्ड के लिए यूज़ होता है हमारा इन। एन और इन में डिफरेंस याद रखना, ए एन ई एन अगर एक ही बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड है तो इन हो जाता है, लेकिन अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हो जाएगा हमारा आइन। ठीक है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हो जाएगा हमारा वाई एन ई लगा देते हैं हम बाद में, जैसे प्रोपाइन है ना, मिथाइन और हमारा इथाइन। लेकिन अगर ट्रिपल बॉन्ड है कि तब, लेकिन फ़िलहाल हमारे यहाँ पर सिर्फ एक ही बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो हम यूज़ करेंगे 3 कार्बन है तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे, प्रोपेन हो जाएगा उसका नाम। लास्ट में हम जोड़ते हैं इसको प्रीफिक्स में, इसको सफिक्स में इसको जोड़ते हैं, तो प्रोपेन। दूसरा आता है क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ऐड, 3 हाइड्रोक्सिल है, तो 3 हाइड्रोक्सिल है तो हम 3 के लिए ट्राई यूज़ करते हैं केमिस्ट्री में, ट्राई हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी का मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन किसका नाम है, ग्लिसरॉल का। ठीक है, ये इसका IUPAC नाम है। तो ये सबसे सिंपलेस्ट ग्लिसरॉल है, तो पेपर में आ भी सकता है या इसके कि सिंपलेस्ट लिपिड कौन सा है। उसके बाद आते हैं कुछ और भी लिपिड्स जो कि थोड़े मॉडिफाइड लिपिड होते हैं, जो कि बनते हैं आफ्टर द एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन का मतलब आपको पता है, जब हम अल्कोहल के साथ किसी भी एसिड को मिक्स करते हैं या फैटी एसिड्स को मिक्स करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो नया प्रोडक्ट बनता है जिसको हम बोलते हैं एस्टेरिफाइड मॉलिक्यूल या कंपाउंड। ठीक है, तो इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने फैटी एसिड्स को ग्लिसरॉल के साथ हमने एस्टेरिफिकेशन किया है, एस्टर बॉन्ड वहाँ पर लग जाएंगे, एस्टेरिफिकेशन के जो बॉन्ड यूज़ होते हैं, और वो क्या बनाएंगे, मोनोग्लिसरेट्स, डाईग्लिसरेट्स एंड ट्राईग्लिसरेट्स। मोनो सिंगल, डाई 2, ट्राई 3। तो वो कैसे बनेंगे, अगर हमने एक ग्लिसरॉल लिया उसमें एक फैटी एसिड मिला दें तो बन जाएगा मोनोग्लिसरेट। अगर हमने एक ही ग्लिसरॉल लिया, 2 फैटी एसिड लिए तो बन जाएगा डाईग्लिसरेट। और अगर एक ही ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल क्योंकि हमने तीनों में एक ही लिया है, फैटी एसिड 3 ले लें तो रिएक्शन हो जाएगी, जब एस्टेरिफिकेशन की प्रोसेस हो जाएगी तो ट्राईग्लिसरेट फॉर्मेशन बन जाएगा। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स भी दिखा रखी है तीनों की, मोनो, डाई एंड ट्राई। क्लियर है, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर R1 R2 के बेस पर आप देख सकते हैं। सो मोनोग्लिसरी, ट्राईग्लिसरी कैसे बने हैं आपको याद रखना है, ग्लिसरॉल को हमने फैटी एसिड के साथ रिएक्ट कराया है। ठीक है, सो नेक्स्ट आता है हमारा ट्राईग्लिसरीड की स्ट्रक्चर्स में दिखा रखी है। ट्राईग्लिसरीड हमारा ये ट्राईग्लिसरीड की स्ट्रक्चर है, जिसमें 3R हमारे वेरिएबल ग्रुप दिखा रखे हैं। ये फैटी एसिड की बैकबोन दिखा रखी है, ग्लिसरॉल की बैकबोन है उनकी। ठीक है, तो दूसरा मैं अगर बात करूं कि बेस्ड ऑन द मेल्टिंग पॉइंट, मैं ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया है, मेल्टिंग पॉइंट के बेस पर जो ट्राईग्लिसरीड है या फैट्स होती हैं वो 2 तरीके के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं फैट्स और ऑयल्स। जो फैट्स होते हैं वो हमारे होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड, जिनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, जैसे घी है हमारा, जैसे कि कोकोनट ऑयल है। लेकिन अगर हम, क्योंकि कोकोनट भी आपने देखना है जाड़ों में वो जम जाता है, ठीक है, फिर जब पिघालते हैं तो पिघालने के लिए, उसको मेल्ट कराने के लिए आपको टेम्परेचर देना पड़ता है, 25 से प्लस ज़्यादा करना पड़ता है, तब जाके वो पिघलना स्टार्ट होता है। लेकिन ऑयल का लोअर होता है, आपका लो का मतलब है कि उनका टेम्परेचर लो होगा, वो बहुत कम पे भी वो पिघल जाते हैं, यानी पिघले ही रहते हैं। तो इसलिए आपने देखा भी है, क्योंकि पूरे साल भर हमारा जो टेम्परेचर है लगभग वो आपका 2-3 डिग्री तो अगर सर्दियाँ भी हैं तो 2-3 तो तब भी रहता है, तो इसलिए वो सर्दियों में भी नहीं जमते, सर्दियों में भी ऑयल्स आपके नहीं जमते, क्योंकि उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लोअर होता है, इसलिए वो अच्छे भी होते हैं खाने के लिए। जैसे फ़िश का जो ऑयल है और हमारे जितने भी प्लांट बेस्ड, प्लांट से मिलने वाले ऑयल हैं, वो सारे आपके अनसैचुरेटेड होते हैं या ऑयल होते हैं। और जो डेयरी प्रोडक्ट हैं, जैसे कि घी मिलता है हमें या बटर हो गया, ये सारे हमारे हो जाएंगे फैट्स के एग्जांपल्स। सो नेक्स्ट आता है हमारा, अभी तक हमने सिंपल पढ़े हैं लिपिड्स, अब आता है कंपाउंड लिपिड्स। तो कंपाउंड का मतलब समझिए आप, यानी कि कॉम्प्लेक्स वाले लिपिड, तो वो होते हैं दे आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स। अगर हम एस्टर्स कर दें, एस्टरिफिकेशन कर दें फैटी एसिड का अल्कोहल के साथ, तो नए, और उसके साथ एक एडिशनल ग्रुप भी ऐड हो जाए, उसमें कोई ग्रुप एक्स्ट्रा ऐड हो जाए, एडिशनल ग्रुप यानी R ग्रुप जिसको हम बोल सकते हैं, तो वो उसको हम बोलते हैं लिपिड्स। कौन से वाले, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने बात किया, मान लीजिए एक लिपिड है,
एक लिपिड है और लिपिड के साथ एक इनऑर्गेनिक चीज़ उसके साथ ऐड हो जाए, जैसे कि फॉस्फेट इनऑर्गेनिक होता है, फॉस्फेट को हमने उसके साथ ऐड कर दिया तो वो लिपिड हो जाएगा फॉस्फोलिपिड। जैसे कि आपने मेम्ब्रेन पढ़ी है सेल वाले चैप्टर में, मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, मेम्ब्रेन बनी होती है फॉस्फोलिपिड्स की, क्योंकि लिपिड्स के साथ फॉस्फेट भी ऐड हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ देखो दिख रहा है फॉस्फेट यहाँ पर ऐड है, PO4 जिसको हम कह सकते हैं PO4 फॉस्फेट ग्रुप। तो ये फैटी एसिड्स और अल्कोहल के साथ ये मिक्स हो जाता है, यानी लिपिड के साथ फॉस्फेट जब ऐड हो जाता है तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड लिपिड्स, ठीक है। और ये जो लिपिड्स होती हैं यानी कि फॉस्फोलिपिड जैसे एग्जांपल है, तो वो नॉर्मली सेल मेम्ब्रेन बनाता है, चाहे वो प्लांट की हो या एनिमल्स की, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन बनाने का उनका काम होता है। और ये जो सेल मेम्ब्रेन होती हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिखा भी रखा है, उसका एग्जांपल है लेसिथिन। लेसिथिन इज़ ए कंपाउंड लिपिड या कॉम्प्लेक्स लिपिड जिसमें फॉस्फेट ऐड होता है, देख सकते हैं हम यहाँ पे लेसिथिन लिखा है, और ये मेम्ब्रेन बनाने का काम ये करती है। सो नॉर्मली हमें फॉस्फोलिपिड्स मिलते हैं सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। एंड लास्ट आता है हमारा डिराइव्ड लिपिड्स। डिराइव्ड लिपिड्स का मतलब है कहीं से ये डिराइव हुए हैं, कहीं से ये फॉर्मड हुए हैं, किसी ने इनको बनाया है। तो किसने बनाया है कि अगर लिपिड्स, मान लीजिए ये लिपिड है कोई और ये लिपिड हाइड्रोलाइज कर जाए। अब हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन का होना। तो अगर लिपिड वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट कर जाए, मान लीजिए लिपिड है, लिपिड का हाइड्रोलाइसिस हो जाए, हाइड्रोलाइसिस का मतलब वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो जाए, तो ये वाला लिपिड कुछ नई वाले लिपिड सिंपल मॉलिक्यूल बना लेगा। ये वाला लिपिड मान लीजिए कॉम्प्लेक्स था, जैसे ही हाइड्रोलाइसिस हुआ यानी वाटर के साथ ये ऐड हुआ तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल बन गए लिपिड्स के, जिनको हम जैसे कि फॉर एग्जांपल जिसको हम बोल रहे हैं कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक ड्राइव्ड लिपिड है। ड्राइव्ड क्यों है, क्योंकि ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ लिपिड की वजह से बना है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल जैसे जैसे बॉडी में ज़्यादा बनता रहता है और जब ज़्यादा बनता है जब आपकी बॉडी में सैचुरेटेड फैट जाते हैं, तो जैसे इसका लेवल बढ़ेगा कोलेस्ट्रॉल का तो हार्ट से ज़्यादा प्रॉब्लम हमारी होने लगेंगी, हार्ट वाली प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगती हैं, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये स्मॉलर फैट होती हैं लिपिड्स की ही, और ये हमारी जो आर्टरीज़ या वीन्स होती हैं, आर्टरीज़ जो हार्ट की मसल्स होती हैं, हार्ट के पास ऑक्सीजन खाना पीना पहुंचाने वाली, तो हार्ट मसल्स के अंदर मान लीजिए ये हार्ट की मसल है और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बन रहा है, तो ये इसमें ऐड होने लगता है यहाँ पर वॉल्स के अंदर, और ये जमने लगता है, और ये इतना जम जाता है कि ये देखो ट्यूब यहाँ पर नैरो हो जाती है। और जब ये इतना ज़्यादा नैरो हो जाएगा, एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि ये ओवरलैप कर जाए, यानी जो वाली वॉल है ये नीचे की तरफ आ जाए, तो ये चिपक जाएगी इससे और ये एरिया बंद हो जाएगा। और ये जब एरिया बंद हो जाएगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है, मिनरल्स की सप्लाई बंद हो जाती है और हमारी बॉडी में आ जाता है अटैक, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से ये हो जाता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल फैट है और ये फैट छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हमारे हार्ट की मसल्स में जमने लगते हैं, ठीक है। सो ये होते हैं हमारे डेराइव्ड लिपिड, जो लिपिड के हाइड्रोलाइसिस की वजह से बने होते हैं। एंड द लास्ट टॉपिक इज शुगर। शुगर भी क्योंकि माइक्रो मॉलिक्यूल्स है, जैसे लिपिड है, अमीनो एसिड, ये सारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स थे, क्योंकि इनका साइज 1000 डेल्टन से कम होता है और ये इनसॉल्युबल पूल में, एसिड इनसॉल्युबल पूल में आ जाते हैं, ठीक है। वैसे लिपिड जो है हमारे दोनों में रहते हैं, इनसॉल्युबल में भी और सॉल्युबल में, यानी नीचे वाली तरफ भी और ऊपर तरफ, लिपिड दोनों में रहते हैं, लेकिन जनरली स्ट्रिक्टली ये हमारे होते हैं लिपिड माइक्रोमोलिक्यूल। तो शुगर भी क्या है, हमारा माइक्रोमोलिक्यूल है। कार्बोहाइड्रेट, जनरली जो शुगर होते हैं हमारे वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है शुगर्स आर स्वीट, जितनी भी शुगर है वो स्वीट होती हैं। आपने देखा है ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है, चीनी हम खाते हैं, सुक्रोज होती है, वो भी मीठी होती है। तो जनरली शुगर्स होती हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम बोल रहे हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि ये माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, क्योंकि ये इनसॉल्युबल पूल में देखने को मिल जाएंगे। और जनरली जैसे लिपिड्स, जो लिपिड्स हैं वो पानी में नहीं मिक्स होते, इनसॉल्युबल थे, लेकिन ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, वाटर में मिक्स हो सकते हैं। आपने देखा भी है ग्लूकोज पानी में मिल जाता है, शुगर मिल जाती है, तो जनरली ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। अगर केमिकली बेस की बात करें तो ये C, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने होते हैं और इनका रेशियो फिक्स्ड होता है। अगर सिंपल शुगर हैं वो, तो इनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का रेशियो फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड मतलब ये रेशियो 1:2:1, यानी C अगर कोई भी, जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज के अंदर कार्बन का रेशियो 1 रहेगा,
H का रेशियो 2 रहेगा और O का भी 1 रहेगा। यानी कि अगर कार्बन 6 हैं तो H 12 होंगे और O भी 6 होंगे। तो जैसे ग्लूकोज की स्ट्रक्चर तो हमें याद है C6H12O6, तो इनका रेशियो फिक्स्ड होता है। ठीक है, जो इनका रेशियो होता है वो फिक्स्ड होता है, वो भी 1:2:1। तो ये जो 1 है, C 1 है, H को हमने 2 लिखा है, O को भी हमने 1 लिखा है। तो वही बात है, अगर C हमारे 6 होंगे तो H हमारे दुगने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, और O तो 1 ही है तो 6 आ जाएंगे। ठीक है, तो हमेशा इनका रेशियो फिक्स्ड ही होता है। क्लियर है? सो फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, राइबोज है, राइबोज भी एक सिंपल शुगर है, एक मोनोसेकेराइड्स है। तो हम सिंपल शुगर जो होती हैं इनको हम कैटेगराइज कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोमर्स या शुगर्स की यूनिट्स। मोनोसेकेराइड्स, देखो कार्बोहाइड्रेट को हम बोलते हैं सेकेराइड्स, सेकेराइड्स। ठीक है, और जब भी आप कहीं सेकेराइड्स वर्ड्स देखेंगे सो हमेशा बात होती है कार्बोहाइड्रेट्स की या शुगर की। ठीक है, सेकेराइड्स का मतलब शुगर या कार्बोहाइड्रेट। तो जनरली जो कार्बोहाइड्रेट है उनकी 3 कैटेगरी होती हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ठीक है, सो पॉलीसेकेराइड तो हमारे मैक्रो में आगे पढ़ेंगे, लेकिन जो मोनोसेकेराइड हैं, जो हमारे डाइसेकेराइड हैं, वो हमारे माइक्रो में आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मोनोसेकेराइड क्या होता है। तो ऐसे सेकेराइड या ऐसे सिंपल शुगर जिनमें सिर्फ एक ही यूनिट होती है, एक ही मोनोमर होता है, एक ही सिंगल होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है हमारा, राइबोज है, तो ग्लूकोज सिंपल ही होता है। ठीक है, ग्लूकोज हमारा मोनो वाली यूनिट में आता है क्योंकि वो सिंपल शुगर है। ठीक है, तो अगर ग्लूकोज है तो ग्लूकोज की एक ही यूनिट है या अकेला ग्लूकोज है, एक ही है मॉलिक्यूल इसका, तो वो हो जाएगा हमारे लिए मोनोसेकेराइड्स। लेकिन डाइसेकेराइड्स का मतलब है कि अगर 2 मोनोमर जुड़ जाएं, एक ग्लूकोज प्लस उसके साथ दूसरा ग्लूकोज जुड़ जाए तो वो हो जाएगा हमारे लिए डाइसेकेराइड। या एक ग्लूकोज प्लस उसके साथ हमारा ऐड हो जाता है फ्रक्टोज, तो वो हो जाएगा हमारे लिए डाइसेकेराइड्स, क्योंकि वहाँ पर 2 यूनिट हमने जोड़ दी हैं। क्लियर है? मोनोसेकेराइड सिंपल ही रहेंगे, सिंगल यूनिट होती है, लेकिन डाइसेकेराइड्स में डाई मतलब 2 यानी मोर देन 1, एक से ज़्यादा यूनिट वहाँ पर यूनिट कह सकते हैं या मोनोमर्स जुड़े होते हैं। तो जैसे ग्लूकोज 2 हो गए, या फ्रक्टोज या राइबोज या ग्लूकोज राइबोज 2 हो गए हैं ना, तो वो हो जाएंगे डाइसेकेराइड्स। लेकिन पॉलीसेकेराइड्स का मतलब है जब 2 से ज़्यादा यूनिट जुड़ने लगती हैं, जैसे ग्लूकोज के 10 मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ जाएँ, चैन बना ले, तो वो हो जाएंगे हमारे पॉलीसेकेराइड्स। फ्रक्टोज के हमारे 10 हैं, 20 हैं, 25 हैं, जितने भी हैं वो जुड़ते चले जाते हैं। लेकिन जुड़ते कैसे हैं? मान लीजिए ये ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज के साथ जुड़ रहा है और डाइसेकेराइड बना रहा है, तो ये जुड़ा कैसे? बॉन्ड की वजह से। इस बॉन्ड को हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो जो कार्बोहाइड्रेट के बीच में जो बॉन्ड यूज़ होता है, हमेशा याद रखना, वो होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन या ग्लूकोज, यानी कि कार्बोहाइड्रेट वाले जो बॉन्ड होते हैं उनको हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो जब भी चाहे वो डाइसेकेराइड हो या पॉलीसेकेराइड, वो देखो मोनोसेकेराइड में तो बॉन्ड की ज़रूरत ही नहीं, अकेला ही है, लेकिन डाइसेकेराइड में ज़रूरत है जोड़ने की एक दूसरे से। पॉलीसेकेराइड में तो काफ़ी सारे होते हैं मोनोमर्स, तो एक दूसरे से जोड़ने के लिए वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है बॉन्ड्स की। उस बॉन्ड्स को हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड यूज़ होता है कार्बोहाइड्रेट को जोड़ने के लिए। सो आई होप कि आपका क्लियर हो गया है हमारा टॉपिक शुगर्स भी यानी कार्बोहाइड्रेट भी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि अभी कुछ और भी रह गए हमारे प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, एंड देन स्टार्ट करेंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक। अभी हमारे नाइट्रोजनस बेस रह गए हैं, न्यूक्लियोसाइड रह गए हैं। सो थैंक यू सो मच।